दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एडुआवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एक बार फिर से हम हैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो बस बिना देरी किए लेते हैं हम हमारा आज का पहला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको 20 सेकंड मिलेंगे। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है। आपको बताना है फटाफट से कि कौन इनका में राइट आंसर है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। तीसरा, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। और चौथा ऑप्शन है, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। तो आपको ये बताना है दोस्तों, अधिगम में कौन सा सबसे सही आंसर है। फटाफट से आंसर दे दीजिए, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वास्तव में क्या होता है कि जो बालक होता है वो उसकी जो अवस्था होती है उसमें वो सामान्यतः देखकर अवलोकन के माध्यम से अपने ज्ञान का सृजन करने लगता है, प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से अपने ज्ञान का सृजन करने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सत्य है? टाइम मैं शुरू कर रहा हूँ। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है। अधिगम तुरंत हो जाता है। दूसरा, अधिगम में समय लगता है। तीसरा ऑप्शन है, अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है। इनमें से कोई भी नहीं। तो टाइम फटाफट से आंसर देना है, टाइम समाप्त हो रहा है आपका, कि इनमें से कौन राइट आंसर है, कौन सत्य है। अधिगम तुरंत हो जाता है, अधिगम में समय लगता है, अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आप लिख दीजिए कि कौन इनमें से सत्य है। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं इनमें से राइट आंसर की, तो जो राइट आंसर है वो ये होना चाहिए कि अधिगम तुरंत होता है या अधिगम समय लगता है। अधिगम ज्ञान में पूर्व, तो राइट आंसर जो इसका होगा वो ये होगा कि अधिगम में समय लगता है। अधिगम दोस्तों तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है, थोड़ा समय लेती है। ठीक है, तो ऐसे में राइट आंसर जो हम देंगे इसका वो होगा अधिगम में समय लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, दूसरी बात, अधिगम ज्ञान से पूर्व कभी भी नहीं होता है। पहले ज्ञान होगा, उसके बाद ही हम उस वस्तु को सीख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर कमेंट में बॉक्स में डाल दीजिए। 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो किस एज के बालकों के लिए है। तो आपका टाइम समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं हमारे आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष की जो एज है, इस एज के जो बालक होते हैं उनके लिए ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं। ये जो रेखांकित रेखांकित तो नहीं है, बट जो ये इन्वर्टेड कोमाज में है, में इस शब्द में जो संज्ञा शब्द है उसमें संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, इनमें से संज्ञा कौन सी है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि ये गांधी, महात्मा गांधी से संबंधित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? अल्बर्ट बंडूरा, इन्होंने सिद्धांत दिया है सीखने का। तो ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत किससे संबंधित है? टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, फटाफट से आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, या चिन्ह अधिगम सिद्धांत है, या अवलोकन अधिगम सिद्धांत है, या मौखिक अधिगम सिद्धांत है? कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट से दे दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है अधिगम का, वो है अवलोकन अधिगम सिद्धांत, यानी अवलोकन के माध्यम से सीखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन से कार्य में नहीं लगाया जा सकता? टाइम मैंने शुरू कर दिया है। बताओ आपको कि जो शिक्षक है वो किस कार्य में नहीं लगेंगे? 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्य, निर्वाचन संबंध कार्य, या पशुगणना? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए
क्या इसका राइट आंसर होगा कि शिक्षकों को आप लोग शिक्षक बनोगे तो आप लोगों को कौन से कार्य में नहीं लगाएंगे? तो यहाँ पे सही आंसर है इसका पशु गणना। ठीक है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों अभी तक आप पशु गणना से तो बचे हुए हो और हो सकता है आगे आने वाले समय में पशुओं की गणना में भी आपकी ड्यूटी लगा दी जाए, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में जो शिक्षक है वो वास्तव में वॉरियर एक योद्धा है। कोई ऐसा काम नहीं है जो शिक्षक नहीं करता हो। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूख, प्यास, नींद, विश्वास, यौन तथा मलमूत्र त्याग आदि सब क्या हैं? सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकता, मानवीय आवश्यकता या मानसिक आवश्यकता? तो बस यहाँ पे फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भूख, प्यास, नींद, विश्वास, यौन तथा मलमूत्र का त्याग, ये किस प्रकार की आवश्यकता है? सुरक्षा संबंधी, शारीरिक, मानवीय, मानसिक? आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से डाल दीजिए। क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। टाइम समाप्त हो चुका है दोस्तों। राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ये शारीरिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असत्य कथन बताना है आपको दोस्तों, तो हम थोड़ा पढ़ेंगे और फिर इसमें से असत्य कथन को बाहर निकालेंगे। पहला कथन है, क्रोध एवं आक्रामक की उत्पत्ति असंतोष एवं निराशा से होती है। हाँ, ये सही बात है। क्रोध हमें तभी आता है जब हम किसी वस्तु को लेकर या किसी चीज को लेकर हमारे भीतर असंतोष होता है या निराशा की भावना जागृत होती है। दूसरा ऑप्शन है असत्य बताना है ना? हाँ ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि क्रोध संवेग का विकास 8 से 9 वर्ष की अवस्था में होता है। ठीक है। बाल्यावस्था में क्रोध पर नियंत्रण कम होता है जो कि किशोरावस्था में अधिक हो जाता है। ठीक है। क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु क्रोध पर उचित दंड की व्यवस्था, नहीं दोस्तों ये गलत है यहाँ पे, है ना? ये असत्य कथन है और ध्यान रखना है जब बालक क्रोध करते हैं तो उस गुस्से का या उस क्रोध का जो कारण है उस कारण को ढूंढ कर उस कारण को दूर करने का उपाय करना चाहिए, ना कि हम उस क्रोध के प्रति उसे दंड देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी विधि ऐसी है जो तर्क प्रधान है। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया, बताइए। संश्लेषण, विश्लेषण, व्याख्यान या खोज विधि, इनमें से कौन सी विधि है जो तर्क प्रधान होती है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो रहा है दोस्तों, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में डालो कि कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है। संश्लेषण, विश्लेषण, व्याख्यान या खोज? तो यहाँ पे यदि हम आंसर की बात करें तो दोस्तों हमारी जो विश्लेषण विधि होती है ये क्या होती है? एक तर्क प्रधान विधि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताना है आपको। टाइम मैंने शुरू कर दिया है। आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना व लिखना सिखाना या बौद्धिक विकास? आंसर दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। क्या आंसर होना चाहिए कि शिक्षा क्यों आवश्यक है? मतलब शिक्षा ददाति विनयम, है ना? ऐसा कुछ था ना, विनय मतलब विद्या, सॉरी शिक्षा नहीं, विद्या ददाति विनय, है ना? तो ऐसा है कि विद्या हमें क्या विनम्र बनाती है। तो आपको बताना है कि शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चे का सर्वांगीण विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए या शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना चाहिए? आंसर दीजिए कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना किस प्रकार से की जा सकती है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। बच्चे में नैतिकता का विकास कैसे पॉसिबल है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। बच्चों में नैतिकता की स्थापना करना है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो टाइम यहाँ पे समाप्त हो चुका है दोस्तों। यदि हम बात करते हैं बच्चों में नैतिकता की स्थापना की, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जब एक शिक्षक बालकों के भीतर अपने आप को एक आदर्श रूप में स्थापित करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बालकों में नैतिकता का विकास स्वतः ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा देता है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है। क्या बढ़ावा देता है? सामाजिकता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंद्विता की भावना या तटस्थता की भावना? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज को बढ़ाता है, किस चीज में वृद्धि करता है? आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए।
दोस्तों यहाँ यदि हम बात करें तो जो अध्यापक होता है वो बालकों के भीतर सहयोग की भावना को डेवलप करता है। यहाँ पे यदि आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर प्रतिद्वंदता होगा, तो नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं बनाता है अध्यापक कभी भी, है ना, ये ध्यान रखना है। प्रतिद्वंदी नहीं बनाएगा, उसमें प्रतियोगी जरूर बनाएगा, है ना, कंपिटिटर जरूर बनाता है, प्रतियोगिता डेवलप करता है, लेकिन प्रतिद्वंदता कभी भी डेवलप नहीं करता है, क्योंकि अध्यापक के लिए सभी बच्चे क्या होते हैं, समान होते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाठ्यक्रम निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। पाठ्यक्रम निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। टाइम आपका सीमित है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे लीजिए। टाइम समाप्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलवाड़ा के मांडल शहर में किया जाता है? टाइम आपका शुरू कर दिया है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। कौन सा लोक नृत्य है भीलवाड़ा के मांडल शहर में किया जाता है? नाहर, गरबा, झेला, पंछीड़ा। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा नृत्य है जो भीलवाड़ा के मांडल शहर से संबंधित है। नाहर, गरबा, झेला और पंछीड़ा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। यहाँ पे दोस्तों नाहर जो नृत्य होता है, नाहर, ये भीलवाड़ा में मांडल शहर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधानसभा कार्यवाही का संचालन कौन करता है? टाइम आपका शुरू हो चुका है, आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि विधानसभा कार्यवाही का संचालन कौन करता है, यानी संचालन प्रारंभ कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या विधानसभा अध्यक्ष। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। यहाँ पे टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करते हैं कि इनमें कौन है जो कार्यवाही का संचालन करता है, तो दोस्तों विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं यही विधानसभा कार्यवाही का संचालन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय व बाल मनोविज्ञान का। टाइम आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। शिक्षक को ज्ञान किसका होना चाहिए भाई? अध्यापन विषय, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा संहिता, बाल मनोविज्ञान या अध्यापन विषय। तो यहाँ पे टाइम आपका समाप्त हो चुका है। और दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें जो अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान है, ये क्या है, शिक्षक को आवश्यक होने चाहिए, इनका ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अधिगम निर्भर करता है। टाइम शुरू कर दिया है, आपको बताना है अच्छा अधिगम जो होता है, लर्निंग, वो किस पर निर्भर करता है? वो आपको बताओ कि शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, सहायक सामग्री पर, उपयुक्त सभी पे। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम आपका समाप्त हो रहा है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो अधिगम जो होता है, इसमें के लिए सभी सिद्धांत यानी सभी की सभी जो दशाएं हैं वो आवश्यक हैं। शिक्षक, छात्रों की सक्रिय रुचि और सहायक सामग्री सभी के सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का या गैर औपचारिक शिक्षा का। टाइम आपका शुरू हो चुका है, आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से दे दीजिए। परिवार एक साधन है, परिवार साधन है किसका? अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा या गैर औपचारिक शिक्षा। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। परिवार एक साधन है, परिवार किसका साधन है भाई? आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से दे देना है। तो यहाँ पे टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि बात करते हैं परिवार साधन है, तो दोस्तों अनौपचारिक जो शिक्षा होती है उसका ही ये माध्यम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निम्नलिखित में से लाभ का पद कौन सा है? ये तो आप जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो किसी भी लाभ की स्थिति में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन राष्ट्रपति पद पे लड़ने के लिए कौन सा इनमें से लाभ का पद है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं लाभ के पद की दोस्तों, तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो लाभ का पद यहाँ पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक छात्र बार बार निर्देशन के बावजूद कक्षा में सभी छात्रों के साथ पढ़ नहीं सकता है, वह बालक कैसा है? टाइम आपका शुरू कर रहा हूँ मैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
कि यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, पिछड़ा बालक है, या वो मंदबुद्धि है, या अपराधी है, या कुसमायोजित है। मतलब निर्देशन देने के बावजूद वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसका क्या रीजन निम्नलिखित में से होगा? पिछड़ा है वो, मंदबुद्धि है वो, या अपराधी है, या कुसमायोजित है? आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ये टाइम समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों वो बालक है ना, पिछड़ा मंदबुद्धि या अपराधी नहीं है, वो कुसमायोजित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है। भारत में विश्व के सबसे बड़े एलुवियल निक्षेप पाए जाते हैं। एलुवियल का अर्थ होता है जलोढ़, तो बिल्कुल ठीक बात है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू एलुवियल होता है, यानी कि खादर क्या होता है? एलुवियल यानी जलोढ़, न्यू यानी नया, तो बिल्कुल ठीक है। खादर की अपेक्षा बांगर जो होता है वहाँ पे क्या होती है? नवीन जलोढ़ पाई जाती है। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई पर मिलते हैं। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई पे, हाँ ठीक है। बांगर तो क्या होते हैं? उच्च हो जाते हैं, जहाँ पे नदियाँ जल नहीं लेके जा पाती हैं, और खादर जो रहते हैं वो निम्न क्षेत्र होते हैं। तो दोस्तों इसमें सभी के सभी राइट आंसर हैं, 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? खासी और मीजो पहाड़ियाँ पटकोई श्रेणी का हिस्सा हैं। खासी और मीजो जो श्रेणियां हैं वो पटकोई श्रेणी का हिस्सा हैं। इसके अलावा फांगपुई मीजो हिल्स का सबसे ऊंचा स्थान है। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई कहते हैं। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर फटाफट से देना है। तो दोस्तों इसमें जो कथन गलत हैं वो देखो क्या हैं। इनमें 2 कथन गलत हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से कथन गलत हैं। एक तो पहला गलत है, खासी जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में हैं, और पटकोई की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरुणाचल प्रदेश में हैं। तो इनका तो कोई संबंध आपस में नहीं है, तो ये कथन गलत है। दूसरा, यदि हम बात करते हैं खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई कहते हैं, तो ये भी गलत है इसका। ठीक है, ये गलत इसीलिए है कि खासी जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय का भाग हैं। स्थानीय भाषा में जो मिजो पहाड़ियाँ हैं उनको हम लुसाई कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इसमें 2 कथन गलत हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? अरब सागर में जो द्वीप स्थित हैं भारत के, उनकी क्या विशेषता है वो आपको बतानी है। टाइम मैंने शुरू कर दिया है। पहली विशेषता, वो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। इनका आकार त्रिभुजाकार है। ये अफ्रीका महाद्वीप से सीमा बनाते हैं, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से आंसर दो। अरब सागर में स्थित जो भारतीय द्वीप हैं उनकी क्या खास विशेषता है? टाइम सीमित है दोस्तों, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर होता है कि जो सभी द्वीप हैं वो क्या हैं? प्रवाल द्वीप हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत चीन के मध्य विवादित क्षेत्र डोकलाम की स्थिति कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डोकलाम क्षेत्र आपने सुना होगा। डोकलाम क्षेत्र भारत और चीन के मध्य विवाद का विषय रहता है। ये अब है कहाँ, ये आपको बताना है। भारत में, नेपाल में, चीन में, भूटान में? फटाफट से आंसर दो कमेंट बॉक्स में कि डोकलाम कहाँ है। भारत, चीन, नेपाल, भूटान। ये डोकलाम भारत और चीन के मध्य बहुत लंबे समय से विवादित क्षेत्र है। तो दोस्तों यहाँ यदि हम बात करते हैं भारत और चीन के मध्य विवादित क्षेत्र डोकलाम की, तो ये जो डोकलाम है ये कहाँ स्थित है? ये है भूटान में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को उत्तर भारत में कौन सी नदी विभाजित करती है? वाह दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के जो पठार हैं, ठीक है, उन पठारों को उत्तर भारत से कौन सी नदी विभाजित करती है? नर्मदा, चंबल, गोदावरी, स्वर्ण रेखा? आपको फटाफट से बताना है दक्षिण भारत के जो पठार हैं उनको कौन सी नदी उत्तर भारत से विभाजित करती है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। नर्मदा, चंबल, गोदावरी और स्वर्ण रेखा। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है नर्मदा। ठीक है, यह ध्यान रखना है क्योंकि नर्मदा का जो भाग है, नर्मदा का जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिण भाग से भारत के जो दक्षिणी पठार हैं वो शुरू हो जाते हैं, जिनमें मुख्य है दक्कन का पठार। ठीक है, तो नर्मदा नदी के जो दक्षिण में विस्तृत है वो दक्कन का पठार है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए।
भारत में वायु परिवहन सेवा शुरू हुई थी 1912, 1911, 1910, 1925। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। टाइम सीमित है जो दोस्तों, जल्दी से आंसर दो। 12, 11, 10, 25। 12, 11, 10, 25। तो टाइम आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी से आंसर देना है। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं वायु परिवहन की सुविधा, तो 1911 में शुरू हुई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच में। और ये वायु परिवहन सेवा जो थी ना दोस्तों, ये वायु परिवहन सेवा डाक वायु परिवहन था, यानी यहाँ से यात्रियों को नहीं, सिर्फ चिट्ठी पत्रियां भेजी जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से संबंधित है? ये आपको फटाफट से बताना है कि गोंडवाना काल का जो कोयला है हमारे भारत में कितना प्रतिशत है। 98, 95, 2 या 55। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दो कि ये तो हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि भारत में सर्वाधिक जो है वो कोयला है गोंडवाना लैंड का। अब ये जो सर्वाधिक है वो कितना है? 98% है, 95 है या 55 है? दो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने अभी बोला सर्वाधिक। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है 98%। और ये दोस्तों ये जो कोयला है ये बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी जो वर्तमान में भ्रंश घाटी में बहती है? आंसर दीजिए, कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है? सोन, नर्मदा, गोदावरी या उपयुक्त सभी? आंसर दीजिए फटाफट से कि कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है? सोन, नर्मदा, गोदावरी, उपयुक्त सभी? जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या होगा। तो दोस्तों इसमें अभी वर्तमान में सभी की सभी नदियां क्या बनाती हैं? भ्रंश बनाती हैं। सोन नदी जो भ्रंश बनाती है उसको सोन रिवर फॉल्ट कहते हैं, नर्मदा को नर्मदा रिवर फॉल्ट बोलते हैं, और गोदावरी को गोदावरी रिवर फॉल्ट की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पाट प्रदेश पाए जाते हैं। पाट प्रदेश कहाँ मिलते हैं? छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, मेघालय का पठार या मालवा का पठार? दोस्तों मैं आपको टाइम तो शुरू कर देता हूं, बट ये बता दूं कि पाट होता क्या है। हमारे भारत में क्रिटेशियस काल में संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार पर लावा के जमाव से समतल पठार बने थे। उनको एक इनमें से एक विशेष क्षेत्र में पाट कहा जाता है। आपको ये बताना है कि ये जो पाट है ये कहाँ है? छोटा नागपुर के पठार पर है, या रांची के पठार पर, मेघालय के पठार पर, या मालवा के पठार पर? तो दोस्तों राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो पाट जो प्रदेश है ना, ये पाट प्रदेश कहाँ मिलते हैं हमें? ये रांची के पठार पर मिलते हैं। जैसे हम नाम लेते हैं रुडनी पाट, खमार पाट, नेतरहाट, ये क्या है? हमारे पाट प्रदेश हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मरखा घाटी कहाँ है? दोस्तों फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मरखा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, सिक्किम में है या उत्तराखंड में है? मरखा घाटी कहाँ है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मरखा घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम या उत्तराखंड? जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मरखा घाटी कहाँ है? आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। यहाँ पे दोस्तों यदि हम आंसर की बात करते हैं कि मरखा घाटी कहाँ है, तो मरखा घाटी जो है ना ये कहाँ है? लद्दाख में है। ध्यान रखना है आपको, हिमालय की प्रसिद्ध घाटियों में से है। ओके दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बस कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।